हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो गया, क्लास 7th भी कंप्लीट हो गया और क्लास 8th की बुक भी कंप्लीट होने वाली है। 10वां चैप्टर आज पढ़ेंगे, ध्वनि। क्लास 6 जब मैंने पढ़ाया था तब बुक अपडेट नहीं हुई थी। अब बुक अपडेट हो चुकी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वही है, बस उनके लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। अपडेट की गई है, चेंज नहीं की गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर भी यदि कोई नया टॉपिक जुड़ गया होगा तो उसे मैं जरूर पढ़ा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए EVS में पढ़ा रही हूँ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। NCERT के मैंने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ध्वनि के बारे में जानेंगे, अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी पीरियड समाप्त हो गया? तो घंटी बजती है तभी तो पता चलता है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पद चाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? तो ध्वनि की आहट से ही तो उसे पता चलता है। आगे लिखा है, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। बिल्कुल सुनाई देती हैं। गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, यानी हॉर्न की ध्वनि, किसी गाने की ध्वनि, कोई बोल रहा होता है या किसी प्रकार का शोर। तो ये सभी ध्वनियां हैं जो हमें अपने आसपास सुनाई देती हैं। आगे लिखा है, अपने विद्यालय की संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ आप वाद्य यंत्र देख सकते हैं। ये हारमोनियम है, ये बांसुरी रखी हुई है, ये तबले हैं और ये वीणा है, यानी कि सितार को ही प्राचीन नाम वीणा दिया गया था, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि जो है कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसी लेसन में मिलेंगे। विद्यालय की घंटी को जब बज रही हो छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छू कर देखिए। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंपन होता है तभी तो आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझाया जा रहा है कि आप इस प्रकार से कंपन को महसूस कर सकते हैं। हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। आगे लिखा है, इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, यानी ध्वनि कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ स्थितियों में हमें कंपन दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में कंपन नहीं दिखाई देते।
आगे लिखा है संभवतः आपने मंजीरा यानी झांझ, घटम तथा नूट यानी मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इन पर आघात किया जाता है। ढोलक में भी आघात ही करते हैं, तबले में भी आघात करते हैं। लेकिन जो मंजीरा और मिट्टी के बर्तन होते हैं इनमें मंजीरे में आपस में आघात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसमें हाथ से आघात करते हैं यानी इन्हें पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि जो ढोलक और तबला होता है उसमें एक झिल्ली लगी होती है, उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप लिखा है कि किस प्रकार से यहाँ आप गिलास के द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, तो हमें वो नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पहेली के दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, यानी मनुष्य कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की गुंजन कीजिए। चित्र अनुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव हुआ? मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है, इस प्रकार से जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये होता है वाक यंत्र। आगे लिखा है जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है। वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं इसे समझने के लिए क्रियाकलाप लिखा है समान साइज की दो रबड़ की पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच अंतराल में हवा फूंकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र की भांति पकड़िए। अब झिरी के बीच से हवा फूंक कर और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जो झिरी बनी होती है उसमें वायु उसी के द्वारा यानी वायु फेफड़ों से ऊपर आती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है मनुष्यों में भी। आगे लिखा है पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो पुरुषों की आवाज भारी होती है, महिलाओं की आवाज पतली होती है। इसीलिए तो होती है क्योंकि इनके जो वाक तंतुओं की लंबाई होती है ये भिन्न भिन्न होती है। आगे लिखा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि बिना माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यही बताया जा रहा है। जब आप
कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास तक ध्वनि कैसे पहुंचती है? तो जब हम अपने मित्र को पुकारते हैं तो ध्वनि जो है वायु के अणुओं में उत्पन्न विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होते हैं और अपने पथ में स्थित वायु के अणुओं में दोलन गति उत्पन्न करते हैं, और यह विक्षोभ किसी दूसरे व्यक्ति के कान के निकट पहुंचकर स्थित वहां के वायु के अणुओं में दोलन गति उत्पन्न करता है तो उसे ध्वनि सुनाई देती है। तो इसी प्रकार से आपका मित्र सुन लेता है कि आप उसे बुला रहे हैं। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाए तो उस बर्तन में ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। तो यही लिखा हुआ है, जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है और निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आगे जो क्रियाकलाप लिखा है इसमें बताया जा रहा है कि जल में ध्वनि का संचार कैसे होता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा है, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए, एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर रखिए। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी और द्रव में ध्वनि का संचार होता है। तो पहेली को एक उत्तर और मिल गया कि व्हेल जो होती है, व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। अब लिखा है कि ठोसों में भी गमन कर सकती है ध्वनि। इसके लिए क्रियाकलाप लिखा है। तो ठोसों में भी ध्वनि का गमन होता है। तो इसके लिए एक स्केल लेनी है, एक तरफ उसके खुरचना है या ठोकना है तो आपको दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनाई देगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो आपको सुनाई देगा यदि आप एक सिरे पर अपना कान रखेंगे और दूसरी सिरे पर यहाँ कोई ध्वनि उत्पन्न की जाएगी तो आपको सुनाई देगा। तो ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। आगे लिखा है, हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप यह कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? तो बिल्कुल करती है। आपको आवाज सुनाई देती है। जब आपका मित्र इस तरह बोलता है तो आपको यहाँ पर आवाज सुनाई देती है। आगे लिखा है, अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन ध्वनि को हम कैसे सुनते हैं ये मैंने अभी आपको बताया ही था। अब यहाँ पर डिटेल में लिखा है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाएं। तो यहाँ पर एक कर्णपटह बनाना है। तो हमें ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इसके बारे में जानना है। कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है कान के अंदर। जितना यहाँ पर बताया कि जो कर्णपटह होता है तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि कर्णपटह को कंपित कर देती है और कर्णपटह जो होता है कंपनों को आंतरिक कर्ण तक भेज देता है, यानी जो इनर ईयर होता है।
और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, तो इस प्रकार से हम ध्वनि को सुन पाते हैं। यहां आप देख सकते हैं, ये है कर्णपटय है, यहाँ पर ये है, और ये आंतरिक कर्ण है। ये कान का चित्र दिखाया गया है। पहेली क्या कह रही है? हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर धातु नहीं डालनी चाहिए, कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटय को क्षति पहुंचा सकती है, इससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। अब लिखा है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति, यानी ध्वनि कैसे सुनते हैं ये तो आपको बता दिया। अब कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत HZ यानी H कैपिटल और Z इसमें यहाँ छोटा बनाते हैं, तो ये हर्ट्ज का संकेत होता है। हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो ऊपर मैंने आपको बताया कि प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो आवृत्ति कितनी हुई? 20 हर्ट्ज। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सेकंड में जितने दोलनों की संख्या होती है वही कहलाती है आवृत्ति। तो आवृत्ति हो गई इसकी 20 हर्ट्ज। आगे लिखा है ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव होता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियां भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कोई पुरुष बोल रहा है या कोई महिला बोल रही है या कोई बच्चा बोल रहा है या तबले की आवाज है या बांसुरी की आवाज है, तो हमें ये सुनकर ही पता चल जाता है। तो ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं आयाम और आवृत्ति। तो आवृत्ति के बारे में तो आपको बता ही दिया। अब आयाम क्या होता है? तो कंपन करने वाले पिंड या वस्तु पर किसी बिंदु द्वारा अपनी संतुलित स्थिति से मापी गई अधिकतम विस्थापन या दूरी ही आयाम कहलाता है। यानी जो कंपन करती है वस्तु, उसका जो अधिकतम विस्थापन होता है या दूरी होती है वही कहलाता है आयाम। तो ये आपको याद रखना है। अब लिखा है प्रबलता और तारत्व, तो ये क्या है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है और इसे पढ़ना भी आवश्यक है। लिखा है एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। तो दोनों ही ध्वनि में आपको अंतर दिखाई देगा, यानी सुनाई देगा। आगे लिखा है क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। यही तो मैंने अभी आपको बताया था। जो वस्तु कंपन करती है तो कंपन करते हुए वह जितना विस्थापन करती है वही आयाम कहलाता है। तो यहाँ लिखा है गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है और उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो जो प्रबलता है वह इसके आयाम पर निर्भर करती है, ये आपको याद कर लेना है। यदि आयाम अधिक है तो ध्वनि जो है प्रबल होगी और आयाम कम है तो ध्वनि मंद होगी। आगे लिखा है ध्वनि की प्रबलता
ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। यानी कि जो प्रबलता होती है कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है, ये आप याद रखिएगा। प्रबलता को डेसिबल यानी डीबी में व्यक्त करते हैं। इसे शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं डीबी, स्मॉल डी बनाते हैं और कैपिटल बी। तो प्रबलता को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। तो जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो उसकी जो ध्वनि की प्रबलता होती है वह कितनी होती है, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट की 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत की 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात की 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। यानी यदि जो ध्वनि है उसकी प्रबलता 80 डेसिबल से अधिक है तो यह कानों के लिए नुकसानदायी है, यानी कि शरीर के लिए कष्टदायक हो सकती है। आगे लिखा है ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ये आपको बता ही दिया था अभी। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें कि यह किस प्रकार भिन्न है। आगे लिखा है आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यानी जो आवृत्ति होती है वही तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहेंगे कि ध्वनि तीखी है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहेंगे कि ध्वनि का तारत्व कम है। यानी आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपन होता है, इसीलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक है और इसीलिए यह अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि ये आवाज में जो अंतर है वह क्यों होता है। आगे लिखा है आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाजें सुनते हैं, क्या आपको उनकी आवाजों में कोई अंतर दिखाई देता है? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज की आवृत्ति से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। इसी प्रकार से महिलाओं की आवाज होती है। आगे लिखा भी है सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। अब लिखा है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां, यानी सुनी जाने वाली ध्वनियां और ना सुनी जाने वाली ध्वनियां। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियां सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। अब यदि 20 हर्ट्ज से कम है यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति तो वो हमें नहीं सुनाई देगी, और अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो भी वह हमें नहीं सुनाई देगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते।
जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो मानव कान का जो परास है श्रव्य ध्वनि का, वो आपको याद रखना है। अब लिखा है शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। क्या यह सदैव सुखद होती हैं? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियां सुखद प्रतीत होती हैं? तो बहुत ही कष्टदायी होती हैं ये ध्वनियां। आगे लिखा है, क्या आपको बसों तथा ट्रकों की हॉर्न की ध्वनियां अच्छी लगती हैं? तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती, बहुत ही कानों को कष्ट होता है इस प्रकार की ध्वनियों को सुनने से। आगे लिखा है, इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? तो इसे शोर ही कहते हैं। तभी अध्यापक कहते हैं कि शोर मत कीजिए। आगे लिखा है, दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। यह सुस्वर ध्वनि है। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? तो तब ये संगीत नहीं रहेगा, तब ये शोर का रूप ले लेगा। अब आगे लिखा है ध्वनि प्रदूषण के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियां, विस्फोट जिनमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाई गई टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, ये सभी क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। आगे लिखा है ध्वनि प्रदूषण की क्या क्या हानियां हैं। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फिर सीमित रखने के कुछ उपाय भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के द्वारा कई हानियां हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को बीपी की समस्या है तो उसके लिए जो ध्वनि प्रदूषण है बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। उससे उसका बीपी जो है बढ़ सकता है। अनिद्रा यानी आपको नींद नहीं आती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। और लगातार जो व्यक्ति प्रबल ध्वनि को सुनता रहता है तो उसकी जो सुनने की क्षमता है कम हो जाती है, या तो अस्थायी रूप से कम होगी या स्थायी रूप से कम हो जाएगी। अब लिखा है ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, यानी ध्वनि प्रदूषण को सीमित कैसे रख सकते हैं। तो लिखा है ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियां यानी साइलेंसर लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो जो आवासीय क्षेत्र हैं उनके लिए क्या उपाय हैं? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। तो इसीलिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। इससे वातावरण भी शुद्ध होता है और ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है श्रवण क्षति के बारे में। श्रवण क्षति क्या है ये आपको जानना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पूर्णतया श्रवण क्षति
जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, तो ये जन्म से ही होती है। और आंशिक आसक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा को यानी सांकेतिक भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण आसक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। यानी कि जो ठीक से सुन नहीं पाते वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। आगे लिखा है, औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो हम लोग भी समाज में ही रहते हैं, तो हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो आज का लेसन यहीं पर होता है समाप्त। ध्वनि के बारे में जाना, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में जाना, इसे कम करने के उपायों के बारे में जाना और श्रवण क्षति के बारे में जाना। अच्छा लेसन था, आपको एक प्रश्न इससे जरूर मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।